2025 की नाटो समिट में अमेरिका इस बार अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप के अहंकार को नाटो ने एक झटके में आईना दिखा दिया। दरअसल अमेरिका की सख्ती ने सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन पर चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए, प्राथमिकता में होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या नाटो में आपसी मतभेद और गहरे हो जाएंगे या अमेरिका की नीतियों से पश्चिम मोर्चा और मजबूत होगा। क्या था ट्रंप का वो प्रस्ताव जिसे नाटो ने सिरे से खारिज कर दिया, बताएंगे आपको। वहीं भारतीय राजनीति में 25 जून 1975 की इमरजेंसी की टीस अब भी बाकी है, जो आज भी लोगों के मन में एक दहशत के रूप में जिंदा है। इमरजेंसी के 50 साल बाद उस काले दौर को लेकर कांग्रेस की तो चुप्पी है, लेकिन भाजपा मना रही है संविधान हत्या दिवस। अब वर्तमान राजनीति में इमरजेंसी के दौर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं लोग। कैसे, बताएंगे आपको। और इसके अलावा क्या बिहार चुनाव में लालू के कोर वोटर्स मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है? क्या 90 के दशक से पहले की रणनीति दोहराने जा रही है कांग्रेस? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा संस्थान नाटो में भारी उथल-पुथल चल रही है। नाटो एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सदस्य देशों के बीच की तलखी खुलकर सामने आने लगी है। आपसी मतभेदों की खाई गहरी हो चली है। नीदरलैंड्स के हेग में हो रहे नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बाकी देशों को मंजूर नहीं है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या नाटो में आपसी मतभेद और गहरे हो जाएंगे या अमेरिका की आक्रामक नीतियां नाटो को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल को नाटो हमेशा याद रखे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रक्षा बजट को लेकर बेहद उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि नाटो सदस्य देश जितने भी हैं, जो भी हैं, अपनी जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च करें। लेकिन स्पेन ने तो पहले ही इनकार कर दिया था, उसके आर्थिक हालात इसे मंजूरी नहीं देते। इसके बाद ट्रंप ने स्पेन और कनाडा दोनों देशों को निशाने पर लिया और कहा कि स्पेन बहुत कम खर्च करता है, नाटो को इससे निपटना होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि समिट की शुरुआत ही विवाद से हुई। सिर्फ स्पेन ही नहीं, कनाडा को भी चेतावनी दी गई। इधर रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन की भूमिका पर भी मतभेद नजर आए नाटो देश के बीच में। यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे को नाटो समिट में प्रमुखता से रखा जाए, लेकिन ट्रंप इसके पक्ष में नहीं दिखते। अब इस मुद्दे पर भी सदस्य देशों में असहमति नजर आ रही है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप उधर पुतिन से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। कई बार कुछ समय के लिए सीज फायर का ऐलान भी हुआ। देखा जाए तो नाटो एक बार उस मोड़ पर है जहां सदस्य देशों की एकता इतिहास रच सकती है या फिर आपसी मतभेद में ये बिखर भी सकती है। देखिए, नाटो की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामूहिक सुरक्षा गारंटी यानी आर्टिकल 5 है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे ये चिंता और बढ़ गई है कि अमेरिका पूरी मजबूती से नाटो के साथ खड़ा रहेगा या नहीं। अब हम आपको बताते हैं नाटो में अगर टूट होती है तो कौन कौन सी वजह हो सकती है। पहला तो ये कि ट्रंप की 5% रक्षा खर्च की मांग पर यूरोपीय देश कोई भी तैयार नहीं है। और अभी हाल ही में ईरान पर अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई से नाटो के भीतर भी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि अब ट्रंप का आर्टिकल 5 से अचानक किनारा करना और बाकी यूरोपीय देशों का बजट पर इनकार करना एक नए दौर की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स में किसी भी एक देश को सुप्रीम नहीं मानते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आर्टिकल G5 को लेकर के अमेरिका की जो नीतियां हैं उस पर नाटो किस तरह से रिएक्ट करता है, और रक्षा बजट को लेकर के अमेरिका ने जो अपनी प्रस्ताव रखा है उस पर कौन कौन से देश राजी होते हैं। इधर बात करें तो कांग्रेस काल का सबसे काला अध्याय इमरजेंसी यानी आपातकाल रहा। आज 25 जून को पूरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन जनता उन घावों को भूल नहीं पाई है। पूरा देश में आज आपातकाल की 50वीं बरसी मनाई जा रही है और इस अवसर पर लोग याद कर रहे हैं तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को, जिसने किस तरह से भारत की मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने अपने अपने बयान दिए और इस दिन को देश के लिए सबसे काला दिन बताया।
इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। इसके अलावा इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये सीख है देश की सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अलग अलग विचारधाराओं का अस्तित्व ही लोकतंत्र का आधार है। विचारधारा कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, अंततोगत्वा गंतव्य स्थान देश को महान बनाने का होना चाहिए। इस प्रकार के देश की रचना कभी नहीं हो सकती जो एक ही विचारधारा के आधार पर चलेंगे, एक ही नेता के नेतृत्व में चलेंगे और मैं ही सही हूं और किसी को मत देने का भी अधिकार नहीं है, मत व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। ये मानसिकता हमारे संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती। इमरजेंसी को पूरी 50 साल बीत चुके, लेकिन इसका असर भारतीय राजनीति पर यहाँ वहां देखने को मिलता है। अचानक से रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई थी, तब नेताओं और पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया था। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि दिल्ली में किसी एक अखबार के स्टोरेज जो उस समय तलघर में हुआ करती थी, उसमें इंदिरा सरकार ने पानी भरवा दिया था ताकि पेपर ही ना छपे। हालांकि खबर प्रधान इस बात की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में भाजपा का इमरजेंसी वाला दौर लोगों को याद कराना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आज के समय में जो विपक्ष छोटे छोटे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरता है, मोदी सरकार को तानाशाह बताता है, उसे अपने अतीत में जाकर सच्चाई भी देखना चाहिए। खैर, इस संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, इसे आप भी सुनिए। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस ने इसे एक घटना बताते हुए पूरी तरह से टाल दिया है और उल्टा सरकार पर ही आरोप लगाया है। हद तो तब हो गई जब इंडिया गठबंधन में नए नए भर्ती हुए उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ और बड़बोले नेता संजय राउत ने इमरजेंसी पर इंदिरा गांधी के पक्ष में बयान दे डाला। यहाँ तक कि उन्होंने तो इसे एक कदम सही ही ठहरा दिया। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तब यह आपातकाल में पीछे ले लूंगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। राउत अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बार फिर रायता फैला गए। बाल ठाकरे की शिवसेना आज उद्धव की शिवसेना बन गई है। बजाय इमरजेंसी का विरोध करने के उसे सही ठहराया जा रहा है। तो क्या समझा जाए इस बयान से? संजय राउत इंडिया गठबंधन को खुश करना चाहते हैं, कांग्रेस की आला कमान को खुश करना चाहते हैं, या फिर मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं, मोदी सरकार के एक और कार्यक्रम का विरोध करना चाहते हैं? देश ने आज आपातकाल की 50वीं बरसी मनाई। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की थी। आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत किए थे। आपातकाल के समय भारत में मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। अखबारों और पत्रिकाओं में खबरें प्रकाशित करने से पहले अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसका भारत की मीडिया ने डटकर मुकाबला भी किया था। पूरे आपातकाल के दौरान देश में 200 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी जाती थी ताकि ना पेपर छपेगा और ना ही खबरें बाहर पहुंचेंगी। आपातकाल की घोषणा होते ही पुलिस और अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय होकर सड़कों पर थे। आपातकाल से जुड़ी खबरें सामने ना आने पाए, इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने कई तरह के अनेक उपाय किए। जिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था उनमें मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर और के.आर. मलकानी भी शामिल थे। साप्ताहिक पत्रिका हिम्मत को कुछ आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के आरोप में जुर्माना लगा दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दौर को याद किया और एक्स पर पोस्ट भी लिखा।
आज भारत में लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान युवावस्था में थे। इस दौरान उनकी भूमिका और उनके दोस्तों के अनुभवों पर एक किताब प्रकाशित हुई है। ब्लू क्राफ्ट पब्लिकेशन की ओर से ये किताब छापी गई है, जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर। अगर हो सके तो आप भी इस किताब को पढ़िएगा, ताकि इमरजेंसी के दौरान किस तरह के हालात हैं उसका साक्षात्कार आपसे हो पाएगा। और अब बात करते हैं बिहार की। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना के बाद कांग्रेस एक नए राजनीति गठजोड़ की इंतजार में है। अब कांग्रेस के लिए अब बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, जो कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करेंगे। दरअसल बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है और इस वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है, जबकि आरजेडी और जेडीयू ये भी इन्हीं वोट बैंक पर टिके हुए हैं। ये लड़ाई सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है नेशनल लेवल पर करीब 20% मुस्लिम वोटों को परखने की एक ये पूरी प्रक्रिया होगी। अगर आपको याद हो तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आलोचना झेलने के बाद कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना एक संतुलित रवैया अपनाया था। सरकार के रुख का समर्थन भी किया था और पार्टी के नेताओं ने नामकरण और हिंदू प्रतीकों से जुड़े पहलुओं पर सवाल भी उठाए थे, यानी इधर भी हम उधर भी हम, जो कांग्रेस के ड्यूअल पॉलिटिक्स को साफ तौर पर उजागर करती है। जब भी विवादित मुद्दा आता है तो कांग्रेस हमेशा चुप्पी साध लेती है। एक तरफ राष्ट्रवाद का सम्मान रहता है तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देना होता है कि कांग्रेस हिंदूवादी राजनीति से सहमत नहीं है। और अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार हम खुले शब्दों में आपको समझा देते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस के बिहार मुस्लिम विजन 2025 के लिए साफ संकेत है। ये दिखाता है कि पार्टी को न केवल बीजेपी के मुकाबले खुद को सेकुलर विकल्प के रूप में प्रेजेंट करना है, बल्कि आरजेडी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों से भी कंपटीशन करना है। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा मुकाबला अगर होने जा रहा है तो वो आरजेडी से होगा और कुछ हद तक जेडीयू से भी। तो दरअसल ये वही वोट बैंक है जिसने 90 के दशक में कांग्रेस को बिहार में सेंस ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी पहुंचाई थी। इसी के दम पर कांग्रेस सरकार बनाती आ रही थी, लेकिन बाद में ये वोट बैंक भी क्षेत्रीय दलों में खिसक गए। सोचिए, एक समय हुआ करता था जब मुस्लिम वोटर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे, लेकिन आज वो समय है कि कांग्रेस न तो मुस्लिम वोट बैंक साध पा रही है, ना ही हिंदुओं को रिझा पा रही है, बल्कि कांग्रेस ने हिंदूवादी राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। आपको भी याद होगा, राहुल गांधी जब भी चुनाव आते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं, उस जगह के, उस राज्य के मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बिहार चुनाव में मिशन मुस्लिम से कांग्रेस को ये पता चल जाएगा कि नेशनल लेवल पर क्या ये कोर वोटर बैंक अभी भी उनके साथ है या उनसे छिटक कर क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये बिहार के चुनाव से स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।